हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ग्रेट साथी। और आज की वीडियो से हम अपनी देखेंगे यूनिट 3 इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में। आपको पता है मैं कॉन्सेप्ट टू मार्क सीरीज आपके लिए लेके आया हूँ बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 में। जो सब्जेक्ट है हमारे पास कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देख लेते हैं कि ये कितने मार्क्स की ये यूनिट है। इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक 10 मार्कर। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? एक 10 मार्कर का एक क्वेश्चन हो सकता है, या अलग अलग पार्ट्स में 5-5 नंबर में वो आपसे इलेक्टोरल सिस्टम को पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है हमारे पास वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो इन सिस्टम्स के ऊपर बेस्ड है। हमें सबसे पहले क्या देखना है? हमें इस यूनिट में 3 अलग अलग तरह के सिस्टम्स देखने हैं। सबसे पहला हमें देखना है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसको हम FPTP बोलते हैं, ठीक है। सेकंड हमें देखना है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? PR हो जाएगी। अच्छा, PR में भी ना 2 तरह के हमारे पास अलग अलग होते हैं। इसमें भी हमारे पास कितने तरह के होते हैं? 2 अलग अलग तरह के, वो हम लेक्चर में देखेंगे। और तीसरा होता है हमारे पास मिक्स्ड सिस्टम। कौन सा सिस्टम? मिक्स सिस्टम। इसमें भी 2 हमारे पास अलग अलग तरह के होते हैं वो भी। तो वो क्वेश्चन आपसे, ये 3 तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेगा कि बताओ इलेक्टोरल सिस्टम में FPTP के बारे में बताओ और इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बताओ। क्या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स? सेम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के भी और सेम मिक्स सिस्टम के भी। तो आपको बस क्या करना है, इन तीनों के सिस्टम के बारे में पढ़ना है और उसके फीचर्स देखने, उसके मेरिट्स देखने और उसके डीमेरिट्स देखने। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर और एक एक करके तीनों सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहला तो हमें यही देखना है कि भाई इलेक्टोरल सिस्टम होता क्या है। देखो, हमारे मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज हैं, जो हमारी ग्लोब पे कंट्रीज है, वो किसी ना किसी फॉर्म में किसको फॉलो करती हैं? डेमोक्रेसी को फॉलो करती हैं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ पीपल। अब इस रूल ऑफ पीपल को इंप्लीमेंट कैसे किया जाए? तो अलग अलग लोग क्या करते हैं? इलेक्शन करवाते हैं। भाई रूल ऑफ पीपल कैसे आएंगे? कि जब हमारे गवर्नमेंट में जो सिटीजन्स होंगे, सिटीजन के कौन बैठे होंगे? रिप्रेजेंटेटिव बैठे होंगे। अब उनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया कैसे जाएगा? उनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाएगा एक इलेक्शन के सिस्टम से। किससे? एक इलेक्टोरल सिस्टम से। तो इसकी इसलिए नीड होती है। और भी इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? इलेक्टोरल सिस्टम का सिग्निफिकेंस सबसे पहला होता है कि भाई ये क्या करता है? ये वोट्स को कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट इनटू पब्लिक ऑफिस। भाई आप जो देखते होंगे आपके आसपास MPs हो गए, MLAs हो गए, उनको वो ऑफिस कैसे मिल गया? उनको वो ऑफिस सिर्फ आपके एक वोट से मिला है। आपके जैसे उनको बहुत सारे वोट्स मिले और आज वो कहाँ पे है? वो पब्लिक ऑफिस में है। और पब्लिक ऑफिस में रहकर वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी सिटीजन्स हैं, उनकी लाइफ उनके हाथों में होती है। उनके लिए कौन से प्रोग्राम्स लेकर आने हैं, उनके लिए कौन सी स्कीम्स लेकर आनी है, किस टाइम पर लेके आनी है, वो सब कौन डिसाइड करता है? पब्लिक ऑफिसेस डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस तो यही होता है। दूसरा जो सिग्निफिकेंस होता है वो ये होता है कि इलेक्टोरल सिस्टम ना इम्पैक्ट करता है किसको? लेजिस्लेटिव प्रोसेस को भी। अब ये कैसे लेजिस्लेटिव प्रोसेस को कैसे करता है इम्पैक्ट? ये कि देखो इलेक्टोरल सिस्टम से अलग अलग पार्टीज जाएंगी, अलग अलग पार्टीज को अलग अलग वोट्स मिलेगा, तो वो एक्चुअली में जाकर क्या करेंगे? लॉ मेकिंग करेंगे ना। सारे मिलकर क्या करेंगे? लॉ मेकिंग करेंगे। और लॉ मेकिंग लास्ट में आगे किसको इम्पैक्ट करेंगे? हम ही को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो वो लॉ बनाया जा रहा है ना, ठीक है। अब जो इलेक्टोरल सिस्टम होता है ना, क्योंकि उसके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो वो भी कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करता है। वो भी खुद को एफिशिएंट बनाए रखने के लिए क्या फॉलो करता है? कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। हम क्या देखने वाले हैं? प्रिंसिपल्स कि एक इलेक्टोरल सिस्टम कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। तो उसमें जो सबसे पहला जो प्रिंसिपल आ रहा है वो आ रहा है फेयर रिप्रेजेंटेशन का। किसका? फेयर रिप्रेजेंटेशन। फेयर रिप्रेजेंटेशन का आप सिंपल एक प्रोवर्ब से इसका मतलब समझ सकते हो, 1 वोट 1 वैल्यू। कि भाई इस पूरी कंट्री में, हमारे पूरे इंडिया की कंट्री में, इंडिया कंट्री में
कोई भी, वेदर हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, या कोई एक ऑर्डिनरी सिटीजन हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो कोई जज हो, सबके वोट की वैल्यू क्या होती है? समान वैल्यू होती है, एक ही वैल्यू होती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? फेयर रिप्रेजेंटेशन, या इसको और हम क्या बोलते हैं? इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और ये काम किसका होता है? जो भी इलेक्टोरल सिस्टम में, जो जैसे हमारे इंडिया में क्या है, इलेक्शन कमीशन है, तो वो इस प्रिंसिपल को फॉलो करेगा कि उसके यहाँ जितने भी वोट है ना, उसकी वैल्यू क्या हो? सिंगल वैल्यू, या हम बोले कि इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा जो ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं वो प्रिंसिपल होता है ट्रांसपेरेंसी का। ये जो इलेक्शन का जितना भी प्रोसेस होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि भाई इलेक्शन कमीशन, या हम बोले कि वोट, जो पब्लिक ऑफिसेज में जाके जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे होंगे, उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उनको हमारे देश की जनता को संभालना होता है। अब जो प्रोसेस देश की जनता को संभालने के लिए रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करवा रहा है, अगर सोचिए उन लोगों को उस प्रोसेस पे भरोसा ही नहीं है। जैसे कि आप हमारे यहाँ देख लीजिए, हमारे इंडिया में मान लीजिए, अभी आप देखो कितने सारे जो है इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, उसकी इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो आप बताइए, ऐसे में क्या आप, जो आपके पास रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, या जो इलेक्टोरल सिस्टम आज फॉलो हो रहा है, आप उस पर विश्वास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन क्या बोलता है कि हमें कैसे रहना है? ट्रांसपेरेंट रहना है। किसको प्रोसेस फॉलो करना है? ट्रांसपेरेंसी का प्रोसेस। हम बिल्कुल ओपन होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, जिससे कि हमारे ऊपर कभी भी कोई क्वेश्चन ना उठा सके, कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो सके। क्या ना हो सके? कोई भी कंफ्यूजन ना हो सके। ये इसका सेकंड प्रिंसिपल होता है। और थर्ड जो प्रिंसिपल इसका होता है वो होता है इंक्लूसिवनेस का। कौन सा होता है? इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिवनेस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जितने भी सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज है, फॉर एग्जांपल वुमेन हो गई, ठीक है, ट्राइबल पीपल हो गए, ऐसे लोग हो गए जो दूर विलेजेस में रहते हैं, ठीक है, जिनके पास बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, पर उनके पास ये फैसिलिटी पहुंचनी चाहिए। उनके पास वोट देने का जो अधिकार है, उनका जो मताधिकार है, उनके पास जो वोट देने का पूरा जितना राइट है, उनके पास वो पहुंचना चाहिए। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसके ऊपर होती है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे यहाँ के इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, या जिस कंट्री में जो इलेक्टोरल सिस्टम को पूरा मैनेज करता है उसके ऊपर है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो इलेक्टोरल सिस्टम फॉलो करता है। सबसे पहला फेयर रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं। दूसरा ट्रांसपेरेंसी, एंड थर्ड इज इंक्लूसिवनेस। अब अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके अपनाए गए, इलेक्टोरल सिस्टम के बहुत अलग अलग तरीके अपनाए गए। अब उन तरीकों को ही हमें एक एक करके पढ़ना है कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो अपनाए गए। तो सबसे पहला जो हमारे पास आ रहा है ना, वो आ रहा है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। क्या आ रहा है सबसे पहला हमारे पास? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोल देते हैं? एफपीटीपी बोल देते हैं, या इसका एक और दूसरा नाम भी होता है, इसको बोलते हैं प्लूरैलिटी सिस्टम। ये ना, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल इंडिया ही है भाई। हमारे इंडिया का जो इलेक्शन होता है ना, वो किस प्रोसेस से होता है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ही होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट हैं, सारे कैंडिडेट्स खड़े होंगे इलेक्शन में, और जिसको सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट्स मिलेंगे वही कौन हो जाएगा? विनर हो जाएगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कौन है? कैंडिडेट ए है, ठीक है, कैंडिडेट ए है, कैंडिडेट बी है, सी है और डी है। मान लीजिए चारों कौन हुए? ये चारों इलेक्शन में खड़े हुए, ठीक है। कैंडिडेट ए को मिले 40% वोट, कैंडिडेट बी को मिले 35% वोट, कैंडिडेट सी को मिले 10% और डी को मिले 15% वोट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे ज्यादा वोट देखो किसको मिले हैं? कैंडिडेट ए को मिले हैं, तो ये कौन? ये हो जाएगा, ये जीत जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। मतलब जिसने सबसे पहले पोस्ट को पार कर लिया, जिसके सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट जिसको मिले हैं, वो कौन हो जाता है? विनर हो जाता है। अब बहुत सारी कंट्रीज इस सिस्टम को फॉलो करती हैं, बट द क्वेश्चन इज कि वो फॉलो क्यों करती हैं इस सिस्टम को? इसके ऐसे कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, या ऐसे कौन कौन से मेरिट्स हैं जिसकी वजह से कंट्री इस सिस्टम को फॉलो करती है? जैसे हम इंडिया इस सिस्टम को ही क्यों फॉलो करती है, कोई और सिस्टम क्यों नहीं फॉलो करती? तो इसमें जो सबसे पहला इसका एडवांटेज आ रहा है ना, वो एडवांटेज होता है कि ये जो सिस्टम है ना, ये बहुत सिंपल सा सिस्टम। कैसा है? बहुत ही सिंपल है।
सबसे पहला अगर हम पॉइंट देखना चाहें कि ये जो सिस्टम है पूरा सिंपल है भाई। यहाँ पर जो वोटर होता है ना उसको कुछ सब कुछ उसको ऐसा लगता है कि उसको वोटिंग सिस्टम के बारे में सब कुछ पता है। उसको क्या करना है कि भाई मैं इस कैंडिडेट के बटन, इस कैंडिडेट जिस कैंडिडेट पे बटन पे इन कैंडिडेट का नाम लिखा होगा उसको प्रेस करना है और बस मैंने अपना वोट उनके नाम पे डाल दिया। तो ये जो होता है ना बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है जिसमें जो सिटीजन्स होते हैं वो इलेक्शन में खुद इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो ये क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है। इसका जो सेकंड होता है वो ये होता है कि इस सिस्टम से ना जो गवर्नमेंट बनती है वो कैसी बनती है, स्टेबल गवर्नमेंट बनती है। कैसी गवर्नमेंट बनती है, स्टेबल गवर्नमेंट बनती है। या और वो स्टेबल भी क्यों बनती है, क्योंकि वहां पर कैसा होता है, वन पार्टी सिस्टम। जैसे कि आप इंडिया में देख लीजिए, जो वन पार्टी सिस्टम होता है वो हमेशा कैसा होता है, स्टेबल गवर्नमेंट बनाती है ना। 2014 से लेकर 2026 तक कौन सी पार्टी अभी तक रूल कर रही है, एनडीए रूल कर रही है। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि जब भी कोई कैंडिडेट जीतता है ना, देखो 40% उसको वोट मिला है ना, तो वो क्या करेगा, मेजोरिटी उसके हाथ में है तो वो रूल करेगा। और क्योंकि वो रूल करेगा तो वो गवर्नमेंट कैसी होगी, स्टेबल गवर्नमेंट होगी। ये लॉन्ग टर्म प्लान्स को, प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट आसानी से कर सकती है। इसका जो थर्ड एडवांटेज आता है वो आता है स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का। कौन सा आता है, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। कि देखो भाई मान लीजिए कैंडिडेट की जगह ना यहाँ पे हम पार्टी भी रख सकते हैं, ठीक है। इसमें देखो सबसे सेकंड लार्जेस्ट पार्टी क्या है, 35% वाली है। कि भाई मान लो अगर टोटल 100 वोट्स ही थे तो कैंडिडेट ए को 40 वोट्स मिले और कैंडिडेट बी को कितने मिले, 35 वोट्स। मतलब इन दोनों के बीच में सिर्फ डिफरेंस कितना है, 5 वोट्स का डिफरेंस है। तो जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होगी ना वो किसका रोल प्ले करती है, वो अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करती है। और अपोजिशन का जो रोल होता है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्या, वो जो रूलिंग पार्टी है ना उसको अपनी मनमर्जी चलाने से रोकती है। जैसे कि वो कोई भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं करने की, आप भाई अब आप पार्टी में हो, आप गवर्नमेंट पे तो आप कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करो, उसको जो एक पब्लिक को बताना कि भाई ये प्रोग्राम आपके लिए अच्छा है, ये स्कीम आपके लिए अच्छी है, ये काम किसका होता है, अपोजिशन का काम होता है। पब्लिक ओपिनियन बनाना मेनली नहीं किसका काम होता है, अपोजिशन का काम होता है। फोर्थ जो इसका क्या कहते हैं, अच्छा ये हो गए सारे हमारे पास एडवांटेजेस। इसके बाद इसके कुछ मेजर डिसएडवांटेज होते हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, मतलब इस सिस्टम में ना कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं और उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्यूशन करने के बाद ही हम कैसे किस सिस्टम पे पहुंचेंगे, अपने नेक्स्ट सिस्टम में पहुंचेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इस सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। इसमें जो सबसे पहली प्रॉब्लम है ना वो है अनफेयर रिप्रेजेंटेशन। कैसे, अनफेयर रिप्रेजेंटेशन। यहां पर देखिए कैंडिडेट ए या पार्टी ए उसको कितने वोट मिले हैं, 40% वोट मिले हैं बस, ठीक है। या मैं बोलूं कि अगर टोटल पॉपुलेशन की जो नंबर था वो 100 था तो उसमें से सिर्फ 40 लोग हैं जो चाहते हैं कि पार्टी ए रूल करे। बाकी जो 60 लोग हैं, बाकी जो 60 पीपल हैं, क्या उनको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, क्या उनकी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जाएगा, उनको तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिला ना। तो इसका ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होती है एफपीटीपी सिस्टम में या प्लूरैलिटी सिस्टम में वो होती है अनफेयर रिप्रेजेंटेशन। कि यहाँ पे हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बराबर का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता। और क्योंकि बराबरी का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है ना कि जो माइनॉरिटीज होती है, माइनॉरिटी हम किस सेंस में बोल रहे हैं, माइनॉरिटी हम बोल रहे हैं नंबर के सेंस में, मतलब ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो ज्यादा नहीं है नंबर में। तो माइनॉरिटी यहाँ पे कैसी रहती है, अंडर रिप्रेजेंटेशन में रहती है, ठीक है। माइनॉरिटी कैसे रहती है, अंडर रिप्रेजेंटेशन में रहती है। अब मेरे को एक बात बताइए कि जैसे पार्टी ए है, अब पार्टी ए का मान लीजिए दोबारा उसको इलेक्शन का टाइम आ रहा है, तो अब वो क्या करेगी, पार्टी ये क्या करेगी कि भाई वो ऐसी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना चाहेगी जहां पे जिन 40 लोगों ने उसको वोट दिया है ना वो सिर्फ उन्हीं के लिए, उन्हीं के बारे में तो सोचेगी सबसे पहले, क्योंकि उसको मेजोरिटी कहां से मिलेगी, उन 40 लोगों को ही जो उसके पास पहले से वोटर है वो उनको ही रिटेन करने की कोशिश करेगी ना। तो यहाँ पर इस सिस्टम में एक और डिसएडवांटेज या एक और प्रॉब्लम देखी जाती है कि यहाँ पे मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स होती है। मतलब कि जिस भी पार्टी में, जिस पार्टी को जिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने वो दिया है ना, वोट दिया है, वो उन्हीं के फेवर में प्रोग्राम ज्यादा लेकर आती है, उन्हीं के फेवर में स्कीम्स ज्यादा लेकर आती है। और इसी वजह से उन पर क्या बोला जाता है कि ये कैसी पॉलिटिक्स करते हैं, मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स करते हैं। कैसी पॉलिटिक्स होती है यहाँ पे, मेजोरिटेरियन
पॉलिटिक्स। और वो भी क्यों होती है? क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब वो अपने नेक्स्ट टाइम के लिए भी वो पावर में आने के लिए अपना जो रास्ता है वो आसानी से बना सके। इसके बाद जो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम है गैरीमेंडरिंग की। किसकी भाई? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गैरीमेंडरिंग। गैरीमेंडरिंग में क्या होता है कि जो भी पार्टी का रूल कर रही होती है ना, जो भी पार्टी पावर में होती है, वो देश में, जैसे कि कोई भी एक कंट्री है, इसमें जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी ना, उनको इस तरीके से डिवाइड करेगी कि जहां पर उसको मेजॉरिटी मिल रही होगी ना, वो वहां पर उस हिसाब से वोटर का टर्नआउट रखेगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ऐसा हुआ था 1993 में। 1993 में केनिया है, आप एक अफ्रीकन कंट्री है। कौन सी कंट्री है? एक अफ्रीकन कंट्री है। उस कंट्री ने क्या किया ना, यहाँ पे आपको बताते हैं। उस कंट्री ने क्या किया कि उसकी जो पूरी क्या थी, उस कंट्री ने पूरी उस गवर्नमेंट ने पूरी कंट्री को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया। और उसने इस तरीके से डिवाइड किया कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि जहां पर उसको पता था कि मेरे को मेजॉरिटी मिलेगी, जहां पर किसकी मेजॉरिटी थी? रूलिंग पार्टी की मेजॉरिटी थी। उन कॉन्स्टिट्यूएंसी को तो छोटा छोटा रखा। छोटा मतलब कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ कितने वोटर थे? 10,000 वोटर्स थे। कितने वोटर्स थे? 10,000 वोटर्स थे। और जहां पर उसे पता था कि यहां पर मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा, उन कॉन्स्टिट्यूएंसी को, मतलब जहां पर अपोजिशन वालों को वोट मिलता, अपोजिशन, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अराउंड 2 लाख वोटर्स की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई। ठीक है। अब एक बात बताइए, जब इलेक्शन हुआ तो ऐसी बहुत सारी उन्होंने छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी थी। ठीक है ना, अराउंड फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 400 वहां पे क्या थी? 400 सीट्स थी। अब 400 सीट्स में से उन्हें मेजोरिटी में आने के लिए कितनी सीट चाहिए? 201 सीट चाहिए। और बाकी नहीं आए तो भी चलेगा, तो उनको मैक्सिमम कितनी सीट चाहिए? 201 सीट चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने 200 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दी, जहां पर उनको अच्छी खासी सपोर्ट मिल सकती थी। और इलेक्शन के टाइम पर क्या हुआ कि यहाँ पर 10,000 में से 8,000 वोट उनके कैंडिडेट को ही मिले, और उन्होंने इजिली 2001 सीट्स को सिक्योर कर लिया और उनकी गवर्नमेंट दोबारा पावर में आ गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो सिस्टम है ये देखा जाता है, इसको हम बोलते हैं गैरीमेंडरिंग। ये किस में देखा जाता है? एफपीटीपी सिस्टम या प्लुरैलिटी सिस्टम में ये बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, जिसमें सबसे मेजर प्रॉब्लम तो क्या थी? अनफेयर रिप्रेजेंटेशन की। अब स्कॉलर्स को ना इस चीज का सॉल्यूशन चाहिए था। इसके लिए मतलब उनको कोई एक दूसरा सिस्टम चाहिए था जो कि एफपीटीपी का क्या हो सके? ऑल्टरनेटिव हो सके। क्या हो सके? ऑल्टरनेटिव। तो इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढा स्कॉलर्स ने, और उस ऑल्टरनेटिव का नाम क्या था? बताइए। अभी मैंने आपको बताया था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं सबसे पहले एफपीटीपी को, और अब बात करेंगे हम अपने सेकंड सिस्टम के बारे में, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इसे दोबारा लिख लेते हैं। सेकंड हमारे पास कौन सा आ रहा है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, पीआर सिस्टम भी हम जिसको बोलते हैं। अब यहां पर क्या किया ना, इस सिस्टम ये काम कैसे करता है, सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं। ये काम कैसे करेगा, उसने इस वर्ड से समझ आ रहा है कि यहाँ पे वो रिप्रेजेंटेशन देगा, पर किस बेसिस पे देगा? प्रोपोर्शनल बेसिस पर देगा। मतलब एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पे, जैसे कि कोई एक पार्टी है या कोई एक कैंडिडेट है, ठीक है, कोई एक कैंडिडेट है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और सेम वही रखते हैं कि इनको 40% मिला, परसेंटेज 35%, 10% और 15%। क्या था भाई कि मान लीजिए कोई भी एक पार्लियामेंट है, वहां पे 100% सीट्स हैं। वहां पे कितनी सीट्स हैं? 100 सीट्स हैं। कितनी सीट्स हैं? 100 सीट्स हैं। और वहां पर इलेक्शन होता है तो पार्टी ए थी या कैंडिडेट ए था, उसको कितना परसेंट वोट मिला? 40% वोट मिला। कैंडिडेट बी को 35% मिला, सी को 10% मिला और डी को 15% मिला। तो उनको जितना परसेंटेज ऑफ वोट मिला होगा ना, उतने ही परसेंटेज ऑफ सीट्स उनको पार्लियामेंट में मिल जाएंगी। जैसे कि
कैंडिडेट ए को पार्लियामेंट में कितनी सीट्स मिलेंगी, या पार्टी को कितनी सीट्स मिलेंगी, 40 सीट्स मिलेंगी, दूसरे वाले को 35 सीट्स मिलेंगी, तीसरे को 10 सीटें मिलेंगी, और फोर्थ को कितनी सीट मिलेंगी, 15 सीट्स मिलेंगी। ऐसे ऐसे करके क्या हो गया। अब यहाँ पर उन्होंने किस चीज को, यहाँ पर एक बात बताओ, क्या यहाँ पे फेयर रिप्रेजेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ। भाई देखो, कोई एक पर्सन था, उसको कैंडिडेट पार्टी ए या कैंडिडेट ए की आइडियोलॉजी पसंद थी, तो उसका भी रिप्रेजेंटेशन हो गया, उन्होंने जिसको रिप्रेजेंट किया वो भी पार्लियामेंट में बैठा है। और कोई एक माइनॉरिटी थी जिनको कैंडिडेट सी पसंद था, जिसके पास सबसे कम सीट है, अब वो भी पार्लियामेंट में बैठ सकता है। और यहाँ पर कभी भी कोई एक सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बन सकती। क्या नहीं बन सकती, हमेशा यहाँ पे कैसी गवर्नमेंट बनेगी, कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी। कैसी गवर्नमेंट बनेगी, कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी। क्यों, क्योंकि मेजॉरिटी तो किसकी आएगी, 50+1 की आएगी, मतलब 51 की मेजॉरिटी आएगी। तो ऐसा हो सकता है कि जो पार्टी ए है वो सी के साथ या बी के साथ, डी के साथ, किसी के साथ भी क्या करे, एक ग्रुप बना के गवर्नमेंट, कोएलिशन की गवर्नमेंट बनाए। अब जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है ना, ये भी दो तरह का होता है। सबसे पहला होता है लिस्ट पार्टी सिस्टम, और दूसरा होता है हमारे पास कैंडिडेट का सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसको बोल देते हैं हम पीआर अगेन, और इसको क्या बोल देते हैं, एसटीवी। अब इन दोनों को एक एक करके समझते हैं कि इन दोनों की जरूरत क्या है और ये दोनों अपने आप में डिफरेंट कैसे। ठीक है, देखो सबसे पहला तो बहुत इजी है भाई। एक बात बताइए कि अगर कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्या है, कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, यहाँ पर पार्टीज खड़ी हुई हैं, ठीक है, यहाँ पर कितनी पार्टी खड़ी हुई है, पार्टी ए खड़ी हुई है, बी खड़ी हुई है और सी खड़ी हुई है, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए पार्टी ए को जो है, पूरे देश की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर पार्टी ए को अगेन 40% सीट मिली है, 30% सीट मिली है, और यहाँ पर भी कितनी मिली है, 30%। तो पार्लियामेंट में इन तीनों सीटों को क्या दिया जा सकता है, तीनों को रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। यहाँ पे 40 सीट्स, 30 सीट्स और 30 सीट्स। अब यहाँ पे पार्टी के ऊपर होगा कि वो किन मेंबर्स को इन 40, 30 सीट्स पे बिठाना चाहती है, ठीक है। पर और इसी को हम क्या बोल देते हैं, लिस्ट पार्टी सिस्टम। क्या बोल देते हैं, लिस्ट पार्टी सिस्टम। मतलब यहाँ पर इस सिस्टम में जो इलेक्शन लड़ेंगी ना, जो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी, वो कौन करेंगी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे कंटेस्ट करेंगी, और उनको जितना परसेंटेज ऑफ वोट मिलेगा उस हिसाब से उनको पार्लियामेंट में सीट्स मिल जाएंगी, ठीक है। अब ये बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ पर फोकस किस पे होता है, यहाँ पर इसमें फोकस किस पे है, इसमें है फोकस पार्टी पे। और क्योंकि एक पार्टी बड़ी यूनिट होती है तो बहुत ईजी है चीजों को डेमार्केट करना, ठीक है ना। अब इसी चीज को आप कैंडिडेट के लेवल पर देखिए, जैसे कि मान लीजिए अगेन ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है और यहाँ पे 3 कैंडिडेट खड़े हुए। कितने कैंडिडेट खड़े हुए, 3 कैंडिडेट खड़े हुए, कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी और कैंडिडेट सी। अगेन इसको मिले 40%, इसको मिले 35% और इसको मिले 25%। अब मेरे को एक बात बताइए, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे इन तीनों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। बहुत मुश्किल हो जाएगा ये तो। भाई पार्लियामेंट की सीट्स की बात तो अलग है, पर यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूएंसी ही एक है। अब इनको ऐसे थोड़ी ना बोल देंगे कि भाई ठीक है 40% काम आप कर लो, 35% आप कर लो, 25% आप कर लो, और जितना जितना काम करोगे उतनी उतनी पावर मिल जाएगी। ऐसा तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, जो हमने जब कैंडिडेट लेवल पर इस चीज को अप्लाई करने की कोशिश करी, तो सबसे पहला जो फंक्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया वो क्या गया, मल्टी मेंबर डिस्ट्रिक्ट्स का। किसका, मल्टी मेंबर डिस्ट्रिक्ट्स। मल्टी मेंबर डिस्ट्रिक्ट्स का मतलब क्या होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट से ना एक से ज्यादा मेंबर अब क्या होंगे, इलेक्ट किए जा सकेंगे। ऐसी जगह पर जहां पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम फॉलो होता है वहां पर मल्टी मेंबर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में हमेशा या एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमेशा कितनी सीट होंगी, 1, 2 या 2 से ज्यादा सीट हो सकती है। सबसे पहले हम कितनी मान लेते हैं, मान लीजिए एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, डिस्ट्रिक्ट क्या है, सेम ही, ठीक है ना। अब इनमें से इन दोनों सीट को फुलफिल कैसे किया जाएगा, उस तरीके को ही हम क्या बोलते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के हिसाब से इन दोनों सीट्स को फुलफिल किया जाएगा। एसटीवी हमारे यहाँ कहाँ पे यूज होता है, ये हमारे यहाँ राज्यसभा में भी यूज होता है। कहाँ पर, राज्यसभा। राज्यसभा में जो इलेक्शंस होते हैं किसके, प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं
उसमें ये कैसे जो सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम है वो वहां पे यूज होता है। तो आई होप ये दोनों आपको समझ आ जाएंगे। अगेन, अब कौन कौन सी कंट्रीज ने इसको इलेक्ट किया, कौन कौन सी कंट्रीज ने इसको सेलेक्ट किया, यूज किया और क्यों किया, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसका एडवांटेज आता है वो एडवांटेज आता है फेयर रिप्रेजेंटेशन का। क्या आता है इसका एडवांटेज? फेयर रिप्रेजेंटेशन। भाई फेयर रिप्रेजेंटेशन क्या? पहले हमने उसमें देखा था एफपीटीपी सिस्टम में, क्या देखा था कि भाई जो अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग हैं वो अपने आप को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे थे। सबसे बड़ी दिक्कत किसकी थी? माइनॉरिटीज की। माइनॉरिटीज अपने आप को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रही थी। पर इस सिस्टम में फेयर रिप्रेजेंटेशन कर दिया गया। किसमें? प्रोपोर्शनल सिस्टम के हिसाब से, कि जितनी परसेंटेज ऑफ सीट्स आपको मिलेंगे ही उतनी ही परसेंटेज की आपको सीट्स पार्लियामेंट में अलॉट कर दी जाएंगी। तो इसको क्या बोलते हैं हम? फेयर रिप्रेजेंटेशन। इसका जो सेकंड था वो था माइनॉरिटी इंक्लूजन। इसका जो सेकंड एडवांटेज आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है? माइनॉरिटी का इंक्लूजन। क्योंकि यहाँ पर माइनॉरिटीज आराम से इंक्लूड हो सकती हैं। माइनॉरिटीज के हिसाब से पॉलिसीज भी बनाई जा सकती हैं, उनके हिसाब से स्कीम्स भी बनाई जा सकती हैं। पहले सिर्फ काम किस पे हो रहा था? जो हमने एफपीटीपी सिस्टम था वहां पर सिर्फ कौन देखे जा रहे थे? मेजोरिटीज देखी जा रही थी। क्या देखी जा रही थी? मेजोरिटीज। पर यहाँ पर अब किस पे भी काम हो सकता है? माइनॉरिटीज पे। माइनॉरिटीज की भी जो डिमांड्स होंगी उनको भी फुलफिल किया जा सकता है। इसका जो थर्ड जो एडवांटेज, जो थर्ड बेनिफिट इसका होता है जिसके लिए कंट्रीज को फॉलो करती हैं, वो होती है इंक्लूसिव गवर्नमेंट। इंक्लूसिव गवर्नमेंट की यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनती है ना वो इंक्लूसिव बनती है, मतलब हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने वाली बनती है। बट इस सिस्टम में भी कुछ हमारे पास क्या थे? कुछ हमारे पास फ्लॉज थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ चैलेंजेस थे। वो चैलेंजेस एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो इसका सिस्टम था ना वो था कोएलिशन गवर्नमेंट। कि यहाँ पर हमेशा गवर्नमेंट कैसी बननी थी भाई? कोएलिशन गवर्नमेंट बननी। अब कोएलिशन गवर्नमेंट को ना बहुत सी बार अनस्टेबल देखा गया है। कैसी वो होती है? अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इंडिया में भी तो कोएलिशन की गवर्नमेंट ही चल रही है ना, एनडीए क्या है? एनडीए एक ग्रुप ही थी, कोएलिशन ही तो है, वो तो स्टेबिलिटी से चल रहा है। तो हर जगह नहीं देखा जाता, पर कोएलिशन में ऐसा देखा जाता है कि जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं ना, जो अलग अलग, जैसे ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 हो गया और ग्रुप 3 हो गया। अब ये तीनों क्या करेंगे ना, ये अपने वोटर को अपीज करेंगे, ये अपने वोटर को अपीज करेंगे, ये अपने वोटर को अपीज करेंगे। मतलब जिन सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने इन तीनों ग्रुप को अलग अलग को वोट दिया है, ये उन सभी को अपीज करने की कोशिश करेंगे ना, और उस अपीजमेंट के चक्कर में ही पावर बार्गेनिंग सबसे ज्यादा करेंगे। मतलब ये किसके पीछे लड़ते रहेंगे? पावर शेयरिंग में। ये बोलेंगे कि भाई, जैसे कि आपने हमारे यहाँ भी सुना होगा ना कि ये वाली मिनिस्ट्री मुझे चाहिए, ये वाली मिनिस्ट्री मुझे चाहिए। भाई होम मिनिस्ट्री हमारी अगर हमारी पार्टी आपको सपोर्ट करेगी तो हमें डिफेंस मिनिस्ट्री चाहिए। ये क्या होता है? ये पावर शेयरिंग के, पावर बार्गेनिंग में ही जो उनका टाइम होता है वो बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। सेकंड जो इसका चैलेंज आता है वो चैलेंज आता है हमारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम का। कॉम्प्लेक्स सिस्टम, अभी आपने देखा जो हमारे पास सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम था, लिस्ट पार्टी सिस्टम तो फिर भी सिंपल था, पर जो एसटीवी सिस्टम होता है वो कैसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। ठीक है, अभी तक तो हमने बहुत इजी नंबर्स लिए थे, पर वहां पर तो वोट तो ऐसे भी मिल सकता है ना, जैसे कि किसी को मिला 17.9%, किसी को मिला है 21.2%। यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन करना हो जाता है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो सिस्टम हो जाता है वो कैसा हो जाता है? थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। पर इसमें जो सबसे बड़ा दिक्कत थी ना वो थी कोएलिशन गवर्नमेंट की, और कोएलिशन गवर्नमेंट की वजह से ही जो गवर्नमेंट्स हो रही थी वो कैसी हो रही थी? अनस्टेबल हो रही थी। अब स्कॉलर्स ने दोबारा इस चैलेंज को लिया और इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी। देखो, जो हमारे पास वो था, क्या कहते हैं, अभी हमने वो पढ़ा था ना एफपीटीपी सिस्टम, उसमें सबसे अच्छा बेनिफिट क्या था? उसमें सबसे अच्छा बेनिफिट था कि हमारे पास जो गवर्नमेंट थी ना वो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी और स्टेबल थी गवर्नमेंट। कैसी गवर्नमेंट थी? स्टेबल गवर्नमेंट। स्टेबल गवर्नमेंट, ठीक है, ये किसके अंदर थी? एफपीटीपी के अंदर थी। और दूसरा जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो सबसे बड़ा बेनिफिट था वो हमारे पास क्या था कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कैसी हो रही थी? फेयर रिप्रेजेंटेशन हो रही थी। कैसी? फेयर रिप्रेजेंटेशन। तो स्कॉलर्स ने सोचा कि क्यों ना हम कोई एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें ये दोनों फीचर्स हमें देखने को मिले। ये दोनों फीचर्स हमारे पास क्या आ जाए? बराबर बराबर
आ जाए। और इसी के लिए एक नया फॉर्म ऑफ सिस्टम इवॉल्व हुआ जिसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको, मिक्स्ड सिस्टम। अब वो कैसे वर्क करता है उसको भी देख लेते हैं। जो मिक्स्ड सिस्टम होता है ना वो क्या कर रहा है, वो तो आपको समझ आ रहा होगा। हम देखने जा रहे हैं मिक्स्ड सिस्टम। मिक्स सिस्टम दोनों चीज को इंक्लूड करना चाहता है, वो स्टेबल गवर्नमेंट भी चाहता है और फेयर रिप्रेजेंटेशन भी चाहता है, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, उन्होंने इन दोनों सिस्टम को ही मिक्स कर दिया। एफपीटीपी सिस्टम के साथ क्या ऐड कर दिया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को ऐड कर दिया। अब इसको किस तरीके से ऐड किया वो हम समझ लेते हैं। मिक्स सिस्टम भी ना दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल सिस्टम, और दूसरा हमारे पास आता है पैरेलल वोटिंग। इन दोनों सिस्टम को टाइप्स को क्या बोला जाता है, पैरेलल वोटिंग। इन दोनों के बीच में भी कुछ एक मेजर डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये जो एमएमपी, इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एमएमपी। ये कहां पे फॉलो होता है, ये अभी प्रेजेंटली जर्मनी में फॉलो होता है। कहां पे फॉलो होता है, जर्मनी में फॉलो होता है। और पैरेलल वोटिंग आज के टाइम पे आपको कहां देखने को मिलेगा, रशिया में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब ये दोनों काम कैसे करते हैं हम सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हम समझते हैं एमएमपी के बारे में। यहाँ पर क्या होता है, और यहाँ पर हम एग्जांपल भी किसका लेंगे, जर्मनी का ही एग्जांपल लेंगे। तो मान लीजिए जर्मनी में आज के टाइम पे हमारे पास वहां की पार्लियामेंट में कितनी सीट्स हैं, 630 सीट्स हैं। तो वहां पर क्या किया गया कि इसकी हाफ सीट्स ना डिवाइड कर दी गई। वहां पर जर्मनी की टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है, 315 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। मतलब उनका देश अगर हम पार्लियामेंट की सीट्स के हिसाब से देखा जाए तो 315 टेरिटरीज में पार्ट्स हैं उसकी डिवाइडेड है। तो 315 और 315, 315 एंड 315, ये जो एक 315 सीट्स थी ना ये किसको दी गई, ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज को दी गई, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, और किसके लिए, कैंडिडेट्स के लिए दी गई। और ये जो 315 सीट्स थी ये दी गई अगेन वो सेम 315 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को दी गई हैं, बट किसके लिए, फॉर पार्टीज, फॉर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर जो एक सिटीजन होता है ना वो अपने 2 वोट डालता है। कितने वोट डालेगा, 2 वोट डालेगा। सबसे पहला वोट डालेगा किसके लिए, अपने कैंडिडेट के लिए, जिस कैंडिडेट को भी वो जिताना चाहता है। और दूसरा वो वोट डालेगा अपने किसके लिए, पार्टी के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, ये 315 सीट्स तो भर जाएंगे, इनसे ही भर जाएंगे। 315 कैंडिडेट्स यहाँ पे जुड़ जाएंगे ना, तो 315 सीट्स यहाँ पे बढ़ जाएंगी। पर ये जो यहाँ पर ये जो पार्टी के लिए वोट डाला है ना, जो अलग अलग पार्टीज होंगे, ठीक है, जैसे कि पार्टी ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। नहीं, ए और बी ले लेते हैं। मान लीजिए ए को मिला 60% वोट, ए को मिला 60% वोट और बी को मिला 60% वोट। तो इनको अब यहाँ पर थोड़ा सा कैच है वो आपको समझना है। जो ए को कितना मिला है, 60% वोट मिला है ना, तो उसको 60% सीट्स अलॉट की जाएंगी। कितनी अलॉट की जाएंगी, 60% सीट अलॉट करी जाएंगी। आप कहोगे किसके हिसाब से, 315 के हिसाब से, नहीं, उसको 60% सीट अलॉट की जाएंगी। किसके हिसाब से, 630 के हिसाब से। किसके हिसाब से, 630 के हिसाब से। और अगर मैं 630 का 60% निकालूं तो कितना आएगा, यहां 0 से 0 कटेगा, तो इसका 60% आएगा 378 और 40% कितना आएगा, आएगा 252, ठीक है। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ क्या बोला मैंने कि जो पार्टी है, 2 ही पार्टी ने इलेक्शन लड़ा है। सबसे पहले पार्टी थी उसको मिला 60% वोट, बी को मिला 40% वोट, और उनको 630 के हिसाब से 378 सीट्स और 252 सीट्स मिल जाएंगे। अब आप बोलेंगे सर पार्टी के लिए थी तो 315 सीट्स, तो 378 कैसे अलॉट करेंगे उनको। बस यहीं पे वो क्या करते हैं, एमएमपी सिस्टम क्या करता है, बैलेंस करता है। क्या करता है, बैलेंस करता है। यहाँ पे आप एक चीज छोटी सी और समझिए, जर्मनी में क्या होता है ना कि जो एक कैंडिडेट होता है ना वो इंडिपेंडेंटली भी इलेक्शन लड़ता है, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूएंसी से इंडिपेंडेंटली भी इलेक्शन को कंटेस्ट करेगा, और वो पार्टी ए या पार्टी बी का मेंबर होते हुए भी इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। मतलब उसके विनिंग के चांसेस क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। या तो वो किसी ना किसी इंडिपेंडेंट तरीके से किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत जाएगा, या वो किसी ना किसी पार्टी से जीत जाएगा। पर आप लगा लीजिए वो दोनों जगह से जीत गया,
कितने जगह से जीत गया? दोनों जगह से जीत गया। फॉर एग्जाम्पल कि पार्टी ए था, जो पार्टी ए है और ये बी है, इसको कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से कितनी सीट मिल रही थी? 378, और यहाँ पे कितनी मिल रही थी? 252। इनको टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा? 630 ही आ जाएगा। अब मान लीजिए पार्टी ए ने 315 में 315 कैंडिडेट उसने अपने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े किए थे, इलेक्शन कंटेस्ट करवाया था, ठीक है। उसमें से मान लीजिए 200 लोग जीत गए। कितने जीत गए? 200। तो 200 लोग तो उसके पार्लियामेंट में पहले से आ गए ना। 200 लोग पार्टी ए के हिसाब से भले इंडिपेंडेंटली आए पर आ गए ना। अब उसको उसकी पार्टी की एक्चुअली में स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए थी? 378। तो यहां पर किया जाएगा कि उनको 178 सीट्स और अलॉट कर दी जाएंगी। 200 सीट्स में इनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आ गए हैं। अब उनके लिए जरूरत कितनी पड़ गई? उनकी जो उनकी पार्टी के परसेंटेज के हिसाब से उनके पास 378 सीट्स होनी चाहिए थी ना। तो उनको क्या किया जाएगा? 178 सीट्स और दे दी जाएंगी। ऐसे किसके साथ किया जाएगा? पार्टी बी के साथ किया जाएगा। पार्टी बी के मान लीजिए अराउंड 150 कैंडिडेट जो है वो जीत गए, 150 कैंडिडेट जीत गए। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए उसके पास टोटल मेंबरशिप कितनी होनी चाहिए थी पार्लियामेंट में? 252। तो उसको कितनी सीट्स और दे दी जाएंगी? 152 सीट्स और दे दी जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें दो चीज देखनी थी। एक तो यहाँ पर फेयर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और एक गवर्नमेंट कैसी बननी चाहिए? स्टेबल गवर्नमेंट बननी चाहिए। देखो कि यहाँ पर फेयर रिप्रेजेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ? प्रोपोर्शनल सिस्टम के हिसाब से सीट्स को डिवाइड किया गया, बिल्कुल डिवाइड किया गया। क्या यहाँ पे सारे ऐसा तो नहीं था कि जो लोकल लोग थे, जो ऑर्डिनरी सिटीजन थे, क्या उनकी रिप्रेजेंटेशन भी दिखाई गई ना? फेयर रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई ना? बिल्कुल दिखाई गई। हम स्टेबल गवर्नमेंट की जगह एक चीज और लिख लेते हैं यहाँ पे, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स, कि यहाँ पे क्या लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को पूरा मौका मिला? बिल्कुल मिला। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एमएमपी सिस्टम, जो कि आज के टाइम पे कहाँ फॉलो होता है? जर्मनी में फॉलो होता है। दूसरा हम देख लेते हैं पैरेलल वोटिंग, कहाँ पे? रशिया में जो फॉलो होती है। अच्छा, रशिया में जो वोटिंग सिस्टम पैरेलल जो फॉलो होता है ना, पैरेलल वोटिंग सिस्टम, वहां पे ये बैलेंसिंग का हिसाब नहीं होता, ठीक है ना। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे रशिया में आज के टाइम पे आपको जो है 450 सीट्स मिलेंगी। उनके पार्लियामेंट में कितनी सीट्स हैं? 450 सीट्स हैं। अब यहाँ पे भी जो सीट्स होंगी वो कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगी? 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगी। तो 225 और 225। यहाँ पर क्या होगा ना, 225 सीट्स के लिए कैंडिडेट जो होंगे वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और वो जीत जाएंगे, उनको उसी लिए छोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पर जो पार्टी होगी ना, मान लीजिए अगेन पार्टी ए है और पार्टी बी है। पार्टी ए को मिला 60% वोट और पार्टी बी को मिला 40% वोट। तो यहाँ पे पार्टी ए को और पार्टी बी को 60 और 40% दे दिया जाएगा। किस हिसाब से? 225 के अकॉर्डिंग दे दिया जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आती है कि पैरेलल वोटिंग और एमएमपी सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर जो होता है वो लास्ट में जाके उनको बैलेंस करना पड़ता है, और जो पैरेलल वोटिंग होती है जो कि आज के टाइम पे रशिया में फॉलो होती है, वहां पर बैलेंसिंग नहीं होती। बस यही जो एक बहुत ही माइनर से डिफरेंस इन दोनों के बीच में होता है। अब कंट्रीज इसको फॉलो क्यों करती हैं? क्योंकि इसके दो मेजर एडवांटेजेस यही हैं। सबसे पहला क्या कि यहाँ पे आपको स्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिल जाएगी, और दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन होगा ना वो भी कैसा होगा? फेयर रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका जो डिसएडवांटेज होता है ना, या इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम होती है किसकी? कि ये सिस्टम है ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। क्योंकि ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इस वजह से जो वोटर्स होते हैं ना वो डिस्करेज होते हैं, क्योंकि वोटर्स को इतनी आसानी से सारा सिस्टम समझ ही नहीं आता, तो वो डिस्करेज होते हैं इस सिस्टम को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए। तो आई होप आपको तीनों टाइप ऑफ सिस्टम को आसानी से समझ आया होगा। अब हम एक चीज पर और बात कर लेते हैं कि इन तीनों सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कि एक एक करके ये आए कैसे। हम टाइमलाइन के हिसाब से भी इनको देख लेते हैं। तो बिफोर 19th सेंचुरी ना, वहां पर क्या चलता था? एफपीटीपी सिस्टम चलता था। पूरे यूरोपियन कंट्रीज में क्या चलता था? एफपीटीपी सिस्टम चलता था। पर अगेन इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पे अनफेयर रिप्रेजेंटेशन था। कैसा रिप्रेजेंटेशन था? अनफेयर रिप्रेजेंटेशन था। उसके बाद मिडल, या हम बोल सकते हैं कि 19th सेंचुरी में एक नया टाइप ऑफ सिस्टम आया जिसको बोलते हैं मेजॉरिटी सिस्टम। क्या बोलते हैं जिसको? मेजॉरिटी सिस्टम। मेजॉरिटी सिस्टम क्या बोलता था कि भाई यहाँ पे ना अलग अलग पार्टीज जो होंगी ना वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी, पर एक ही पार्टी को कितना परसेंटेज ऑफ वोट मिलना चाहिए? 50+1, मतलब आधे से ज्यादा
आधे से ज्यादा वोट उसको मिलेगा ना, तभी उसको जो है पार्टी में जीतने दिया जाएगा। अगर किसी को भी नहीं मिला तो हम दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट करवाएंगे। तो बहुत सारी कंट्रीज ने इसको फॉलो करना स्टार्ट किया, पर ग्रेजुअली उन्होंने ये चीज नोट करी कि भाई ये जो सिस्टम है ना, वो फाइनेंशियली बर्डन बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहा है स्टेट के ट्रेजरी पर। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट, तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने क्या सोचा कि ठीक है अब कोई नया सिस्टम लेके आते हैं। तो इसके बाद क्या आया था हमारे पास अर्ली 20th सेंचुरी में, अर्ली 20th सेंचुरी में हमारे पास क्या आया था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। कौन सा सिस्टम, पीआर सिस्टम, ठीक है ना, जहां पर क्या किया, सीट्स को प्रोपोर्शनली क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसमें भी किस चीज की दिक्कत आ रही थी कि यहाँ पे कोएलिशन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा हो रही थी। तो फिर अगेन एक नया सिस्टम हमने देखा, वो कौन सा था, मिक्स्ड टाइप ऑफ सिस्टम। वो कब आया, मिडल 20th सेंचुरी में, मिड 20th सेंचुरी में क्या आया, मिक्स्ड सिस्टम। आप इन तीनों सिस्टम की इंपॉर्टेंस एक डेटा से और अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर आप आज के टाइम पे देखेंगे ना, तो अराउंड 32, ये जो है एफपीटीपी सिस्टम, अराउंड 35 to 40 कंट्रीज आर फॉलोइंग दिस सिस्टम। 35 से 40 कंट्रीज आज के टाइम पे क्या सिस्टम फॉलो कर रही हैं, एफपीटीपी सिस्टम फॉलो कर रही हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। इसमें किसका एग्जाम्पल है, इंडिया का भी एग्जाम्पल है भाई। ठीक है, हमारे यहाँ के जितने भी नेशनल इलेक्शंस होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं, एफपीटीपी सिस्टम पे ही होते हैं। दूसरा आता है मेजोरिटी सिस्टम, आज कहीं भी नहीं, क्योंकि इसको तो उसी टाइम पर फेल कर दिया गया था। तीसरा आता है हमारे पास पीआर सिस्टम। पीआर सिस्टम क्या होता है, यहाँ पर ये आज के टाइम पे अराउंड 70 to 80 कंट्रीज फॉलो करती हैं इस सिस्टम को। ठीक है, और एक टाइप का पीआर सिस्टम तो हमारे इंडिया में भी फॉलो होता है, कहां पर, राज्यसभा में। किस सभा में, राज्यसभा में। या हम बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो किससे होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के सिस्टम से ही होता है। तो हम भी एक तरह का पीआर सिस्टम को फॉलो करते हैं। और तीसरा जो मिक्स सिस्टम होता है ना, ये अराउंड आज कम से कम 20 से 30 कंट्रीज में फॉलो होता है। अब देखिए, ये सिस्टम कोई भी आज एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं, सबसे क्वेश्चन यही है कि चाहे एफपीटीपी सिस्टम आ गया, पीआर सिस्टम आ गया, मिक्स सिस्टम आ गया, ये आज के टाइम पे एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं, क्योंकि हर डेमोक्रेसी सिर्फ एक ही क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहती है, क्या, और वो क्वेश्चन है विल ऑफ सिटीजन्स। किस क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहती है, विल ऑफ सिटीजन्स। अब इस विल ऑफ सिटीजन्स को एड्रेस करने के लोगों के पास अलग अलग आंसर थे। कोई क्या करना चाहता है, कोई एफपीटीपी से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहा है, कोई पीआर सिस्टम से कर रहा है, और कोई मिक्स्ड सिस्टम से कर रहा है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप एक बार नहीं, आप इस वीडियो को 2 बार देखना, 3 बार देखना। आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कॉन्सेप्ट टू मार्क्स सीरीज पे बने रहिए। थैंक यू।